मैं छोटा सोच सकता हूं, न मैं मामूली सपने देखता हूं, न ही मैं मामूली संकल्प करता हूं। मुझे जो भी करना है विराट चाहिए। हमारा लक्ष्य भारत को आर्थिक रूप से समृद्ध, सांस्कृतिक रूप से सशक्त और सामरिक रूप से समर्थ बनाना है। साथियों, हमने भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। हमारा विश्वास है भारत का फ्यूचर इससे कहीं बेहतर होने वाला है। अगले 22 बरस में विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को हासिल करने की जो दृढ़ प्रतिज्ञा ली है हिंदुस्तान के प्रधान ने, वैश्विक आसमान में हिंदुस्तान के मान को स्थापित करने का जो अटल संकल्प लिया है दूरदर्शी प्रधानमंत्री ने, दुनिया भर के देशों की कतार में भारत को अगली पंक्ति में खड़ा करने का जो प्रण बार बार दोहरा रहे हैं नरेंद्र मोदी, उस सशक्त भारत शपथ को पीएम मोदी के बाद कौन पूरा करेगा? नरेंद्र मोदी के बाद भगवा पार्टी की राष्ट्रीय कमान कौन संभालेगा? पीएम मोदी के बाद बीजेपी की सेकेंड लाइन का लीडर कौन है? ये सवाल इसीलिए है क्योंकि भारत का भविष्य गढ़ने का दृढ़ निश्चय करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 बरस के होने वाले हैं। बीजेपी ये साफ कर चुकी है कि 2029 का चुनाव वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही लड़ेगी, यानी कि उस समय मोदी की उम्र 79 साल होगी। 2034 में मोदी की उम्र 84 साल हो जाएगी। उसके बाद विकास की जो लकीर उन्होंने खींची है उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी पार्टी के दूसरे लाइन में खड़े नेताओं की होगी, यानी कि उसी में से एक चेहरे को जिम्मेदारी मिलेगी। भविष्य में नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय जिम्मेदारी संभालने वाले दूसरी पंक्ति के नेताओं के बारे में जानने के लिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस वक्त देश के 14 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री सत्तासीन हैं। एक तरफ से देखिए तो अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू हैं, असम में हिमंत बिस्व शर्मा हैं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी हैं, ओडिशा में मोहन चरण मांझी, गुजरात में भूपेंद्र पटेल, गोवा में प्रमोद सावंत तो छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश में मोहन यादव, राजस्थान में भजनलाल शर्मा, त्रिपुरा में माणिक शाह, मणिपुर में एन बीरेन सिंह, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस तो हरियाणा में नायाब सिंह सैनी ठीक उसी तरह अपने सूबे को चला रहे हैं जिस तरह कभी गुजरात को नरेंद्र मोदी चला रहे थे। अपने कार्यकर्ता के शून्य से शिखर तक का सियासी सफर का रास्ता तैयार करने वाली बीजेपी के इन नेताओं पर इसलिए भी नजर है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहने के बाद प्रधानमंत्री बने हैं। 14 मुख्यमंत्रियों में भी 4 नाम ऐसे हैं जो इस वक्त भगवा सियासत के सेंटर में खड़े हैं। मसलन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के नए नवेले दूसरी बार बने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और मध्य प्रदेश को चलाने वाले मोहन यादव भी उसी अंदाज के लिए विख्यात हैं जैसे सख्त प्रशासक नरेंद्र मोदी थे। हालांकि एक नाम और है जो इस वक्त नरेंद्र मोदी के लेफ्टिनेंट हैं, देश के गृह मंत्री हैं और जिसे अमित शाह कहते हैं। भगवा राजनीति के ये वो मौजूदा पांडव हैं जो बार बार प्रधानमंत्री मोदी के सशक्त भारत प्रण को पूर्ण करने की प्रतिबद्धता दोहराते रहते हैं। 2047 तक का एक पूरा रोड मैप प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने प्रस्तुत कर दिया है। 2047 तक भारत आत्मनिर्भर भी होगा और सबसे पहले भी होगा, ये संकल्प लेने का समय। 2047 तक एक विकसित मध्य प्रदेश के रूप में बने, यह संकल्प हमारा है। दुनिया की सबसे विशाल पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए दूरदर्शी कप्तान की तरह प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 सालों में दूसरी पंक्ति के नेताओं की फौज खड़ी कर दी है। उसमें सबसे शीर्ष पर उस योगी का नाम है जो देश के सबसे बड़े सूबे के सत्ताधीश हैं, जो अपनी आक्रामकता के लिए विख्यात हैं, जो हिंदुत्व की धुरी पर नए नए नारे गढ़कर उस राजनीति को नए सिरे से आगे बढ़ा रहे हैं जो बीजेपी और उसके समर्थकों के लिए मुफीद है। तब गुलाम हुआ था जब हिंदू बटा था। और भाइयों, अब बटना नहीं है, बटे थे तो अब बटना नहीं है, एक रहेंगे
सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, न बटेंगे न कटेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी के कुंडलधारी मुख्यमंत्री ने सनातनी शब्दों में नई थ्योरी गढ़ दी। हरियाणा से लेकर मध्य प्रदेश वाया यूपी उपचुनाव तक इंडिया अलायंस के नेता उसका कोई तोड़ नहीं निकाल सके। अब जरा समझिए कि योगी आदित्यनाथ की कौन सी सियासी शक्ति उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के विकसित राष्ट्र वाली जिम्मेदारी का मुफीद बनाती है। जिस तरह गुजरात में नरेंद्र मोदी लगातार जीत हासिल कर रहे थे, उसी तरह यूपी में 2 बार सीएम के शपथ लेने वाले योगी की इमेज सख्त प्रशासक की है। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का कट्टर चेहरा माने जाते हैं। योगी ऐसे नेता हैं जो यूपी के अलावा देश के तमाम हिस्सों में बेहिसाब लोकप्रिय हैं। उत्तर प्रदेश में विकास करने वाले मुख्यमंत्री की इमेज है। पौने 8 साल से सत्तासीन योगी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी करीबी हैं। यही वजह है कि उनके गढ़े हुए जिस नारे पर विपक्ष ने सवालों की बौछार की, बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी प्रश्न खड़ा किया, उसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने खुला समर्थन किया। और इसी समर्थन का नतीजा है कि योगी के नारे की धुरी पर महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी की लड़ाई लड़ी बीजेपी ने। बटने पर कटने वाला नारा देने वाले योगी अब उसे नए नए अंदाज में राष्ट्रवादी विस्तार दे रहे हैं। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। हालांकि जो योगी 24 करोड़ की आबादी वाले सूबे को संभाल रहा है, जिनकी ऑल इंडिया डिमांड रहती है चुनाव में, उनकी कुछ कमजोरियां उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। मसलन अल्पसंख्यकों में योगी की नकारात्मक छवि, कई बार योगी के सख्त फैसलों की आलोचना हुई, और सबसे बड़ी बात है कि उनके मुख्यमंत्री रहते 2 बार लोकसभा चुनाव हुए और दोनों चुनाव में यूपी में बीजेपी को कम सीटें आईं। बावजूद इसके मेगा प्लानिंग के तहत जिस योगी आदित्यनाथ को 2017 में सत्ता सौंपी थी नरेंद्र मोदी ने, उनकी तारीफ वो खुद कई बार कर चुके हैं। मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं, ये मेरे भी माननीय मुख्यमंत्री है। मैं गर्व अनुभव करता हूं कि मेरे पास ऐसे साथी हैं। यही वजह है कि इस वक्त योगी आदित्यनाथ को भगवा राजनीति का नया ध्वजवाहक कहा जा रहा है। हालांकि योगी आदित्यनाथ संघ के स्वयंसेवक नहीं, संघ की पाठशाला में दीक्षित मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, जो फिर से लौटकर महाराष्ट्र की सत्ता में आए हैं, जो सधी हुई राजनीति करने के साथ साथ अपनी आक्रामकता के लिए भी जाने जाते हैं। औरंगजेब की समाधि पर वो असदुद्दीन ओवैसी जाता है और माथा टेकता है और तुम देखते रह जाते हो। अरे शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अरे ओवैसी सुन ले, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर, अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर। आर्थिक रूप से सबसे मजबूत महाराष्ट्र की सत्ता में बीजेपी की वापसी के लिए फडणवीस ने बेहिसाब मेहनत की। 2 बार महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के लिए मुख्यमंत्री रह चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस को एक मजबूत रणनीतिकार माना जाता है। करीब 12 बरस तक महाराष्ट्र में सत्ता में रहे फडणवीस की इमेज क्लीन है, वो युवा है, और बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ उनके सर पर है। देवेंद्र फडणवीस को नरेंद्र मोदी का करीबी कहा जाता है। चुनाव में कई बार ये मोदी के शब्दों में प्रतिबिंबित भी हुआ। हमारे देवेंद्र जी ने पब्लिक में एक इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह बन रहा है, मोदी जी इतना सारा कर रहे हो, हजारों करोड़ लगा रहे हो, तो वहाँ एक एयरपोर्ट भी बना देना। मैं महाराष्ट्र सरकार के साथ बैठ करके देवेंद्र जी की इच्छा कैसे पूरी हो, इस बात के लिए काम करूंगा। लगातार पार्टी लाइन को आगे बढ़ाने वाले देवेंद्र फडणवीस की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इस वक्त कुछ कमजोरियां हैं। मसलन 2019 में महाराष्ट्र में सरकार बनाने में असफल रहे तो उनकी रणनीति पर सवाल उठा। हालांकि 5 साल बाद उन्होंने खुद को साबित कर दिया।
दूसरी बड़ी दिक्कत उनके साथ यह है कि महाराष्ट्र से बाहर फडणवीस की लोकप्रियता बेहद सीमित है और उनका केंद्र में काम करने का अनुभव भी नहीं है। हालांकि नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्हें भी केंद्र में काम करने का अनुभव नहीं था। बावजूद इसके उनकी राष्ट्रीय लोकप्रियता ने इतिहास बना दिया। फडणवीस के पास भी अभी राष्ट्रीय पहचान बनाने का वक्त है। हालांकि बीजेपी के एक और मुख्यमंत्री हैं जिनकी हिंदी पट्टी में खूब चर्चा होती है और वो है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, जो न सिर्फ पीएम मोदी और पार्टी की लाइन को असम में आगे बढ़ा रहे हैं बल्कि अपनी बेलाग और बेलौस बातों के लिए भी जाने जाते हैं। तो ठंडा मत करो, अभी थोड़ा हिंदू गर्म हुआ है, गर्म रहने बोला था ना दीपक जी। मैंने अभी मैं हेलीकॉप्टर में बोला हूं कि अभी लोग जय जय श्री राम बोलना शुरू किया है बहुत सालों का बाद। ठंडा मत करो, हमारा जो सेकुलर लोग है ना हमें ठंडा कर देगा। अरे बंद मत बोलो जय जय श्री राम, अरे आप नमाज बंद कर पाएगा? हिंदू का देश है, 5000 सालों से ये हिंदू का देश है और हिंदू ही भारत को गौरवशाली बनाएगा। इसलिए भारत पाकिस्तान का जब खेल होता है कोई हिंदू पाकिस्तान के लिए ताली नहीं मारते। शब्द शब्द में आक्रामकता ही हिमंता की पहचान है। इतना ही नहीं, पूर्वोत्तर में बीजेपी के विस्तार में हिमंत की अहम भूमिका है। पूर्वोत्तर में वो पार्टी के लिए बड़े रणनीतिकार साबित हुए। उन्हें केंद्र और राज्य दोनों सरकार में काम करने का अनुभव है। बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के वो करीबी हैं। हालांकि वो आयातीत नेता हैं बीजेपी के, कांग्रेस से बीजेपी में शिफ्ट हुए हैं। हालांकि भविष्य के लिए मुश्किल सिर्फ इतनी नहीं। नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी संभालने में बड़ी मुश्किल ये है कि शर्मा छोटे राज्य के सीएम हैं। हिमंता की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान नहीं और उनकी पहचान भी विवादित बयान देने वाले नेता की है। जाहिर है कि ये भगवा राजनीति के पांडव में शामिल शर्मा के लिए फिलहाल मुश्किलें दिख रही। प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरी पंक्ति के लिए जिस एक और नेता को तैयार किया है वो है मोहन यादव, जिन्हें हिंदुस्तान का हृदय स्थली सौंपकर बड़ा प्रयोग किया गया। भगवा विचारधारा को विस्तार देने वाले मोहन यादव उसी नीति को आगे बढ़ा रहे हैं जो बीजेपी की राजनीति का हिस्सा है। बताओ, वो अपने घर में बैठे विराजे हुए सबको बुला रहे हैं कि भैया आइए, कब तक हम बैठेंगे बाहर। वो टेंट वाले बड़े भैया तो पहुंच गए मंदिर में, अब हमारे लिए भी पहुंचाओ। ओबीसी समाज से आने वाले मोहन यादव को भविष्य में मोदी की जिम्मेदारी मिलने की बड़ी वजह यह कि वो संगठन और सरकार में लंबे समय से सक्रिय रहे। मोहन यादव संघ की विचारधारा के बेहद भरोसेमंद हैं। ओबीसी समुदाय से आने वाले मोहन यादव मध्य प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा रहे हैं। धर्म और जाति दोनों हिसाब से बीजेपी के लिए सटीक मोहन यादव के लिए फिलहाल मुश्किलें भी कुछ हैं। वो क्या है? राष्ट्रीय पहचान की कमी है, उनके सामने नेतृत्व की चुनौती है और सत्ता संभालने का बहुत ज्यादा अनुभव नहीं। लिहाजा नरेंद्र मोदी की 47 वाली राष्ट्रीय जिम्मेदारी संभालने के लिए मोहन यादव को अभी लंबा सफर तय करना है। हालांकि इन 4 मुख्यमंत्रियों के बीच में एक केंद्रीय मंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह, जिन्हें गाहे बगाहे नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी भी कहा जाता है। 60 बरस के अमित शाह को मोदी के विकल्प के तौर पर इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि गुजरात से लेकर दिल्ली तक लंबे अरसे तक वो उनके साथ हैं। उनकी हर नीति, रणनीति और भविष्य की राजनीति से वाकिफ हैं, जिन्हें बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, जो मोदी की खींची हर लकीर को आगे बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। भारत के गौरव को पाताल से आसमान तक पहुंचाने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की जनता के सामने, इस देश के युवाओं के सामने, इस देश की माताओं के सामने, इस देश के किसान और प्रबुद्ध जनों के सामने एक लक्ष्य रखा है कि बहुत पिछड़ गए हम, विकास की रेस में काफी पिछड़ गए, अब समय आ गया है दुनिया में सर्वप्रथम भारत हो इसका। नरेंद्र मोदी की हर थियोरी को आगे बढ़ाने वाले अमित शाह को यूं ही बीजेपी की दूसरी पंक्ति का सबसे मजबूत नेता नहीं कहा जाता। इसकी वजह यह कि उनके पास सरकार और संगठन दोनों का अनुभव है। मोदी की तरह राज्य और केंद्र दोनों जगह उन्होंने काम किया है। अमित शाह बीजेपी के कुशल रणनीतिकार हैं और संगठन पर उनकी पकड़ बेहद मजबूत है। इतना ही नहीं, आक्रामक और दृढ़ नेतृत्व भी उन्हें सबसे अलग बनाता है। हालांकि अमित शाह की राह में कुछ रोड़े हो सकते हैं जो उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के विकल्प से थोड़ी दूर कर दें। मसलन उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता थोड़ी कम है, उन पर संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप भी लगता रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अत्यधिक कठोर और नियंत्रक माने जाते हैं।
यही वजह है कि अमित शाह के सत्तासीन होने या कहिए कि नरेंद्र मोदी की 2047 वाली जिम्मेदारी दिए जाने को लेकर संदेह है। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री बनाकर जो नेक्स्ट लेवल के नेताओं की फौज खड़ी की है, उनके मुकाबले 60 बरस के अमित शाह की उम्र भी थोड़ी अधिक है। मोहन यादव 59, हेमंत बिस्व शर्मा 55, तो देवेंद्र फडणवीस महज 54 साल के हैं। योगी आदित्यनाथ तो सिर्फ 52 ही साल के हैं। अगर 2024 के लिहाज से देखें तो अगले 22 बरस में सिर्फ योगी ही हैं जो आज के नरेंद्र मोदी की उम्र के होंगे, तो देवेंद्र फडणवीस 76 बरस के। हालांकि मोदी का असली उत्तराधिकारी या कहिए कि उनके विकसित राष्ट्र वाले संकल्प की सिद्धि की जिम्मेदारी बीजेपी किसे देगी, ये भविष्य के गर्भ में है। मगर यह साफ है कि अपने 2047 वाले लक्ष्य को हासिल करने के लिए नरेंद्र मोदी ने दूसरी पंक्ति के नेताओं की फौज खड़ी कर रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।